आज बांग्लादेश एक रेफ्यूजी कंट्री बनता जा रहा है क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा रेफ्यूजी कैंप बांग्लादेश में ही है, जहां 1 मिलियन से ऊपर रेफ्यूजी रहते हैं। जब पाकिस्तान बन रहा था तब अराकान प्रांत के मुस्लिमों ने पाकिस्तान में शामिल होने की मांग की थी, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने इस मांग को रिजेक्ट कर दिया। तब अराकान प्रांत के मुस्लिम लीडर एक अलग कंट्री बनाने की मांग करने लगे, जिसमें वे असफल रहे। इसके बाद कई टेररिस्ट ग्रुप बनने लगे तो आर्मी ने इन पे कई ऑपरेशन किए और म्यांमार से मुस्लिमों को भगाना शुरू कर दिया। आज रोहिंग्या एक ऐसा समुदाय बन गया है जिसका कोई देश नहीं है। लेकिन हमारे लिए यह समझना ज़रूरी है कि आखिर रोहिंग्याओं के साथ ऐसा क्या हो गया कि ये म्यांमार से बांग्लादेश में पहुंच गए। रोहिंग्या एक एथनिक माइनॉरिटी है जो म्यांमार के राखीन में रहती है और ये खुद को अरब ट्रेडर्स का एंसेस्टर मानते हैं। हालांकि म्यांमार की सरकार ऐसा नहीं मानती। अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो पता चलता है कि ये सिविलाइजेशन 4वीं शताब्दी के आसपास स्टैब्लिश हुई थी। फिर सन 1429 से 1785 तक यहाँ पर मरोक्को किंगडम अस्तित्व में था। सबसे हैरानी की बात यह थी कि इन राजाओं के बौद्ध होने के बावजूद इन्होंने इस्लामी टाइटल लिए। इनके सिक्कों पर एक तरफ बर्मीज अल्फ़ाबेट और दूसरी तरफ पर्शियन अल्फ़ाबेट होते थे। इसी बीच मुगल बादशाह शाहजहाँ बीमार पड़ा तो उनके चारों बेटों के बीच बादशाह बनने के लिए झगड़े शुरू हो गए और शाह शुजा जो बंगाल का गवर्नर था उसने खुद को अगला मुगल बादशाह घोषित कर दिया। लेकिन जनवरी 1659 में औरंगजेब ने शाह शुजा को बंगाल से भगा दिया तो शाह शुजा ने यहाँ आके शरण ली। सन 1785 में अराकान को कोनबोंग डायनेस्टी निगल गई। बैटल ऑफ बक्सर के बाद अंग्रेजों का बंगाल पे अब हर लिहाज से कब्जा हो गया था और बंगाल के ईस्ट में था कोनबोंग डायनेस्टी। तो इन दोनों के बीच देर सवेर युद्ध तय था और युद्ध हुआ भी, जिसे हम फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर कहते हैं, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई। तो इनके बीच एक ट्रीटी हुई जिसमें असम, मणिपुर और अराकान ये सब अब ब्रिटिशर्स को मिल गए। बाद में अराकान को बंगाल प्रेसिडेंसी में शामिल कर दिया और ब्रिटिश रूल के अंडर अराकान दुनिया का लार्जेस्ट राइस एक्सपोर्टर में से एक था। इसलिए अंग्रेजों ने बंगाल से मुस्लिमों को यहाँ ला के बसाया। 1872 में ब्रिटिश सेंसस के अकॉर्डिंग अक्याब डिस्ट्रिक्ट में 58,255 मुस्लिम थे। इनकी पॉपुलेशन 1911 तक बढ़कर 1,78,647 हो गई थी। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापानीज आर्मी ने बर्मा पे अटैक किया तो ब्रिटिश आर्मी पीछे हट गई। तो इस पावर वैक्यूम के कारण बुद्धिस्टों और मुस्लिमों के बीच काफ़ी हिंसा हुई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने ब्रिटेन को इकोनॉमिकली और मिलिटरीली वीक कर दिया था। तो ब्रिटेन की भलाई इसी में थी कि वो जल्द से जल्द भारत को छोड़ के चले जाएं, और इन्होंने ऐसा किया भी, लेकिन जाते जाते पार्टीशन कर गए। तो जब पाकिस्तान बन रहा था तो अराकान के मुस्लिम लीडरों ने पाकिस्तान के कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना से मुलाकात करी और मायू रीजन को पाकिस्तान में शामिल करने की मांग की। इसके 2 महीने बाद अक्याब में नॉर्दर्न अराकान में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, जिन्होंने जिन्ना को इस क्षेत्र को भी पाकिस्तान में शामिल करने की मांग की। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने यह कहते हुए मना कर दिया कि वे बर्मा के इंटरनल मैटर में इंटरफेयर नहीं कर सकते। फिर बर्मा के सामने अराकान के मुस्लिम लीडरों ने एक प्रपोजल रखा जिसमें ये दोनों टाउनशिप को पाकिस्तान को देने की मांग की, लेकिन बर्मीज पार्लियामेंट ने इसको अस्वीकार कर दिया। तो अब इंडिपेंडेंट होने के लिए आखिरी रास्ता बच गया था और बर्मा के खिलाफ मीर कासिम की लीडरशिप में 2000 से 5000 फाइटर्स ने मुजाहिदीनों का गठन किया और इस इलाके में बर्मीज आर्मी पे अटैक करने लगे। इसलिए नवंबर 1948 में इस रीजन में मार्शल लॉ लागू कर दिया और बर्मा ने यहाँ अपनी आर्मी उतार दी। अब ऐसा भी नहीं था कि सारे रोहिंग्या मुस्लिम आज़ादी की मांग कर रहे थे। दरअसल बर्मा की इंडिपेंडेंस के बाद 2 रोहिंग्या बर्मा की संविधान सभा में चुने गए थे। 1951 में बर्मा के जनरल इलेक्शन में 5 रोहिंग्या बर्मा की संविधान सभा में चुने गए थे। इसके बावजूद मुजाहिदीनों का बर्मीज आर्मी के साथ संघर्ष बदस्तूर जारी रहा। इसलिए बर्मीज आर्मी ने बचे हुए मुजाहिदीनों के खिलाफ कई मिलिट्री ऑपरेशन किए। फर्स्ट मिलिट्री कैंपेनिंग मार्च 1951 में शुरू हुआ। इसके बाद अक्टूबर 1952 में ऑपरेशन मायू नाम से सेकेंड कैंपेनिंग शुरू किया। इसके बाद कई मुजाहिदीनों ने सरेंडर कर दिया। लेट 1954 में मुजाहिदीनों ने फिर से हमले शुरू किए, जिसके जवाब में अक्टूबर 1954 में ऑपरेशन मानसून शुरू किया, जिसके बाद मुजाहिदीनों ने बड़ी संख्या में सरेंडर कर दिया और आखिरकार मई 1961 को रोहिंग्याओं के लिए अराकान में मायू फ्रंटियर डिस्ट्रिक्ट की स्थापना हुई। यहाँ तक सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर साल आया 1962 और सब कुछ बदल गया जब नए विंग ने मिलिट्री coup करके सत्ता हथिया ली। अब बर्मा में वही होने वाला था
जिसका लोगों को डर था, क्योंकि अब अराकान मुस्लिम फिर से आज़ादी की मांग करने लगे। इसके लिए कई सेपरेटिस्ट ग्रुप बनने लगे, जिसके जवाब में जब तत्मादाव ने जवाबी कार्रवाई की तो ज़्यादातर मुजाहिदीन बांग्लादेश भाग गए। फरवरी 1978 में बर्मा ने ऑपरेशन ड्रैगन किंग शुरू किया, जिसमें इनका लक्ष्य था नॉर्दर्न अराकान में नागरिकों का पंजीकृत करना और देश की जनगणना से पहले विदेशियों को बाहर निकालना। तो जैसे जैसे ये ऑपरेशन नॉर्थ वेस्ट की ओर बढ़ा, वैसे वैसे लगभग 2.5 लाख रोहिंग्या बांग्लादेश भाग गए। बाद में बर्मा के प्रेसिडेंट ने विन को बांग्लादेश के प्रेसिडेंट जियाउर रहमान ने एक मीटिंग में धमकी दी थी कि अगर बर्मा रोहिंग्या शरणार्थियों को वापस नहीं लेता है तो हम उन्हें ट्रेनिंग और हथियार देंगे। इस कारण ज़्यादातर रोहिंग्या वापस बर्मा आ जाते हैं। फिर 1982 में रोहिंग्या पेट्रियाटिक फ्रंट से अलग होकर रोहिंग्या सॉलिडेरिटी ऑर्गेनाइजेशन का गठन करते हैं और उसी साल बर्मा सिटीजनशिप एक्ट पास करता है, जिसमें रोहिंग्या मुस्लिमों को स्टेटलेस घोषित कर दिया जाता है, क्योंकि बर्मा की सरकार मानती नहीं है कि रोहिंग्या मुस्लिम कई सदियों से यहाँ पे रह रहे हैं। उनका कहना है कि ये बांग्लादेश के इलीगल इमिग्रेंट्स है। 1986 में रोहिंग्या पेट्रियाटिक फ्रंट का विलय रोहिंग्या सॉलिडेरिटी ऑर्गेनाइजेशन में करके अराकान रोहिंग्या इस्लामिक फ्रंट बन गया। फिर 4/8 अपराइजिंग हुआ, क्योंकि ने विन के 26 साल के मिलिट्री रूल में देश को एक्सट्रीम पॉवर्टी की तरफ धकेल दिया था। क्योंकि ये पहले एशिया का राइज बाउल कहलाता था, वो अब पूरे इकोनॉमीज में से एक बन गया था। यानी 4/8 अपराइजिंग ने मिलिट्री डिक्टेटर ने विन की शासन की जड़ें हिला दी और उसके अगले साल म्यांमार में इलेक्शन हुए। 1960 के बाद यह पहली बार था जब मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुए, जिसमें एनएलडी की जीत हुई, लेकिन आर्मी ने एनएलडी को सत्ता सौंपने से इनकार कर दिया। 4/8 अपराइजिंग में रोहिंग्या कम्युनिटी के लीडर डेमोक्रेसी के समर्थक थे और नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी फॉर ह्यूमन राइट्स ने 4 सीटें जीती थी। इसी बीच बर्मा में 2 चीज़ें हुई। फर्स्ट, बर्मा का नाम बदल के अब म्यांमार कर दिया, और सेकंड, अराकान प्रांत का नाम चेंज करके राखीन कर दिया। इसके बाद म्यांमार आर्मी ने ऑपरेशन क्लीन एंड ब्यूटीफुल नेशन चलाया, जिसमें रोहिंग्याओं को फिर से टारगेट किया गया। इस कारण 2.5 लाख रोहिंग्याओं ने बांग्लादेश में जाकर शरण ली। 1998 में रोहिंग्या सॉलिडेरिटी ऑर्गेनाइजेशन का अराकान रोहिंग्या इस्लामिक फ्रंट में विलय होकर अराकान रोहिंग्या नेशनल ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ। अब हम बात करते हैं कि रोहिंग्या म्यांमार से बांग्लादेश में कैसे पहुंच गए। अगस्त 2017 में अराकान रोहिंग्या सॉल्वेशन आर्मी ने म्यांमार की पुलिस चौकी और आर्मी पोस्ट पे हमले किए। जवाबी कार्रवाई में म्यांमार आर्मी ने रोहिंग्याओं को निशाना बनाया, उनके गाँव को जला दिया। फिर दुनिया भर के देश रोहिंग्याओं पर हो रहे अत्याचारों को रोकने का प्रयास करते हैं, जिसमें वे असफल रहे, या यूं कहें कि सारी कोशिशें बेकार हो गई। लाखों रोहिंग्या भागकर बांग्लादेश आ गए। बांग्लादेश ने रोहिंग्याओं को अपने यहाँ बसा तो दिया, लेकिन ये इलाका 1 मिलियन रेफ्यूजी से भर गया है। अब इतनी बड़ी संख्या में रेफ्यूजी एक साथ रह रहे हैं, तो वहाँ प्रॉब्लम आनी तो स्वाभाविक ही थी। रेफ्यूजी कैंप में रहने वाले रोहिंग्याओं के लिए इंटरनेशनल संस्थाएं मदद भेज रही है, लेकिन फंडिंग कम होने के कारण सप्लाई कम हो रही है। आज रोहिंग्या शिविरों में किस हालात में रह रहे हैं, शायद हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसे में रोहिंग्या एक ऐसा समुदाय बन गया है जिसका कोई देश नहीं है।